बारे में ये लंबी चर्चा समाप्त होने जा रही है। इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। सारा सदन इस संबंध में एक मत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, टेक्नीशियंस और लोगों ने और सेना के जवानों ने पोखरण के परीक्षण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। इस सवाल पर भी लगभग एक राय है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया गया, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को सीमित करने की कोशिश हुई और जो विश्व संस्थाओं से सहयोग हमें अभी तक मिलता था, उसको रोकने का प्रयास हुआ, तो देश पर जितनी भी मुसीबतें आएंगी, सारा देश मिलकर उनका सामना करेगा। स्वाभाविक रूप से इस चर्चा में ये प्रश्न खड़ा किया गया है कि आखिर पोखरण में परीक्षण की आवश्यकता क्या थी। एक बात मुझे याद आ रही है कि जब पोखरण 1 पर चर्चा हुई थी 1974 में, तो उस समय मैं चर्चा में उपस्थित था, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता भी उपस्थित थे और संसद के 2 ही सदस्य जो समय उपस्थित थे आज सदन में मौजूद हैं। उस समय मैंने जो बातें कही और आज जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, उनमें कोई अंतर नहीं है। 1974 में इंदिरा जी ने परीक्षण की इजाजत दी थी। सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। उनका निर्णय कोई सामूहिक निर्णय नहीं था, उनका निर्णय प्रतिपक्ष से विचार विनिमय करने के बाद किया गया हो ऐसा निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय सही था, देश की रक्षा के लिए था। हमारे वैज्ञानिकों को एक आवश्यक अवसर देने की दृष्टि से था, इसलिए उसका स्वागत हुआ। मुझे याद है जो चर्चा हुई थी उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाषण नहीं दिया था, उनकी ओर से, सरकार की ओर से किसी एक और मंत्री ने भाषण दिया था। सारे देश में संतोष था
अभी पड़ोस से इशारा हुआ है कि 1974 में हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे। अब हम तैयार हैं। कुछ सदस्यों ने कहा, माननीय सदस्यों ने, कि भारत ने परीक्षण किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने परीक्षण किया। क्या 16 दिन के भीतर परमाणु परीक्षण संभव है? यहां परमाणु परीक्षण से परिचित लोग भी बैठे, जानकार उपस्थित हैं। 15 दिन के भीतर कोई परमाणु परीक्षण की तैयारी नहीं कर सकता। ये तैयारी बरसों से चल रही थी। कल परीक्षण हुआ, आज खबर आई है कि उन्होंने दूर मार करने वाली कोई मिसाइल आकाश में भेजी है। यह सिलसिला कब से चल रहा है? हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है और देश को तैयार करने का काम भी उन्होंने किया। मैंने एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले कहा था, आज मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं, इसके पीछे 50 साल का अन्वेषण, अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गर्म बालू में, 50 के करीब टेम्परेचर में जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इस भावना को लेकर सदन में कोई मतभेद है। ये हम सबकी भावना है और इस देश की ये विशेषता रही है कि जब जब संकट आता है तो देश सारे मतभेद भूलकर, लोकतंत्रवादी देश है, मतभेद होना स्वाभाविक है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन संकट के समय मैं देख रहा था ये अभी की बात नहीं है, 1985 में शायद किसी ने श्री राजीव गांधी का ये वक्तव्य उद्धृत किया हो। 11 अक्टूबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री राजीव गांधी ने जो कुछ कहा उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं। As I have said on a number of occasions, we have to consider our security, and there is no question of allowing New Delhi, or for that matter any other city in India, to be flattened out. We will not allow that to happen. What is even more worrying about Pakistan's program is that we are fairly sure that at least part of the finances of this program have come from other countries. Now what we worry about is that the nuclear weapon, when developed, will also have to go to these countries.
I did not say that we are going to wait on a decision, on a response for Pakistan to explode their device. I said that we have to take certain measures to protect ourselves. There are a number of measures apart from making a nuclear weapon ourselves. 85 का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य है। सरकार के मन में चिंता थी, सीमा के पार क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी थी, और इसीलिए जब सवाल आया कि विश्व की महाशक्तियां जिन्होंने अणु अस्त्रों के अंबार लगा रखे हैं इस बात के लिए तैयार नहीं है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे अणु अस्त्रों को विनष्ट करने के लिए स्वीकृति दें, वे भेदभावपूर्ण संधि को दुनिया पर लादना चाहते हैं, तो फिर सबने फैसला किया, मिलकर फैसला किया, इकट्ठा फैसला किया कि सीटीबीटी पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डर था कि हम अलग थलग पड़ जाएंगे। कभी कभी अलग थलग पड़ना भी जरूरी होता है, फैसला सही होना चाहिए। हम अलग थलग हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विकल्प हमने खुला रखा, लेकिन बाद में जो समाचार प्राप्त हुए उनसे ऐसा लगा कि इस संबंध में कुछ करना आवश्यक होगा। वैज्ञानिकों की भी सलाह ली गई, कौन सा कदम उठाया जाए। हमारे लिए अणु अस्त्र विनाश के अस्त्र हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ है तो उनका लाभ रक्षा में है, आत्मरक्षा में है। हमारे विरोधी जान लें कि हमारे पास अणु अस्त्र हैं और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, होगी। 50 साल में 3 बार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देने वाला ये देश, जिसने कभी किसी की भूमि नहीं चाही, जिसने आक्रमण नहीं किया, वो आक्रमण का शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़ना पड़ी, हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत के द्वारा संभव है, लेकिन देश को इस स्थिति में तो ये लगभग 100 करोड़ का ये देश इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करें। मित्रता चाहिए। हम शांति के पुजारी हैं। न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए, पारस्परिक हितों का संवर्धन करने वाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ोसी देशों की तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर गुजरात डॉक्ट्रिन का निचोड़ तो यही था, लेकिन ये स्वीकार करने में गुजरात साहब को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है उनकी डॉक्ट्रिन नहीं चली, पाकिस्तान ने नहीं चलने दी। देश के भीतर
आतंकवादियों का प्रवेश, सीमा पर संकट, आखिर बातचीत चल रही थी। और मैं इस अवसर पर उस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हूं। हम पाकिस्तान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पड़ोसी है। मतभेद के प्रश्नों को आपस में बैठकर हल करना चाहिए, लेकिन जो ढाका में प्रस्ताव मंजूर हुए थे वार्ता के लिए, जो सहमति बनी थी, उस सहमति पर पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर ये प्रस्ताव दोहराया है कि वो भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है। बड़ी अच्छी बात है, वार्ता होना चाहिए। मुझे याद है एक बार मैंने पाकिस्तानी राजनेता को कहा था कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हमारा पड़ोसी है, ये तथ्य कैसे बदला जाएगा? मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं टूट सकता। भूगोल तो हमें बांधे हुए है। और मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के मित्रों को एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, मैत्री संबंधों का विकास करते हैं, लौटने के बाद आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में एक असुरक्षा की भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है। ऐसी भावना होने का कोई कारण नहीं है। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, वो सुखी रहें, संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, हमें शांति से रहने दें और हम दोनों मिलकर इस भूखंड से, और इस भूखंड से क्यों सारे संसार से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, इनके निराकरण के लिए प्रयास करें। इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम है, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है जिसमें अणु अस्त्र नहीं होंगे। भारत को निर्णय क्यों करना पड़ा? क्या हम फिर बेखबर हो जाते? कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ उस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। हम जानते थे ये हो रहा है और इसी की रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया है। मगर इसकी इस तरह से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया कि आप पहले परीक्षण कर चुके थे, तो वो क्या तैयारी कर रहे थे? हमारे लिए तो और भी संकट है। उनके लिए तो अकेले हम हैं। उनका अणु परीक्षण हमारे खिलाफ है, इंडिया स्पेसिफिक। हम जब अणु परीक्षण करते हैं और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महादेशों को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिए, एक साथ नहीं कर सकते तो समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत करिए, तब फिर कहा जाता है कि ये रवैया ईमानदारी से नहीं अपनाया जा रहा है। ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा।
हम तो चाहते हैं पाकिस्तान भी इस मांग में शामिल हो। अणु अस्त्र विनाश के अस्त्र नहीं है, ये बात कल बार बार कही गई। फिर अणु अस्त्रों को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते? लेकिन हमारे अणु परीक्षण को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है, और कहीं समर्थन व्यक्त है कहीं अव्यक्त है, उससे पता लगता है कि विश्व की दुनिया का सब बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थायी शांति चाहता है, ऐसी शांति चाहता है जो अणु अस्त्रों के कारण खंडित न हो, जो शांति विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। घर को सुरक्षित रखकर, और हम घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा दोनों में फर्क नहीं करते, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने, और हम हवन करने जाएं और हाथ जला लें, ऐसी स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते, और कोई नहीं चाहेगा। श्री देवेगौड़ा जी यहाँ नहीं है, पीछे बैठे। मैं उनका जनता दल का मैनिफेस्टो देख रहा हूँ 1996 का। शायद मैं जिस जनता दल का नाम ले रहा हूँ उससे देवेगौड़ा संबंधित हैं। We will formally give a pledge of first non-use of nuclear capability against Pakistan. हम ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी आणविक क्षमता का पाकिस्तान के विरुद्ध पहले उपयोग नहीं करेंगे, बाद में आवश्यकता हुई तो करेंगे, मगर प्रयोग करने के लिए पहले आपको अणु क्षमता का विकास करना होगा। ये भी एक इस स्तर की पुष्टि करने वाली उक्ति है कि राजनीतिक दलों में इस संबंध में एक व्यापक राय रही, आम राय रही है। कब किया जाए, ये तो अब कल जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है। किसने निर्णय किया, कौन निर्णय करेगा, ये तो आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे बड़े बड़े सहयोगी भी जब ये कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसमें से ये भाव नहीं प्रकटता कि उनमें मेरा विश्वास नहीं है और इसलिए ये भाव ग्रहण करना कि आम सहमति की बात करते हैं और आपने सलाह नहीं की। उस क्षण के बारे में जब परीक्षण होना था, सलाह करना संभव नहीं था। बहुत सीमित लोगों को उसकी जानकारी थी, लेकिन जैसा कल अडवाणी जी ने कहा कि जहां हर चीज लीक हो जाती है, कमीशन की रिपोर्टें पूरी की पूरी प्रकाशित हो जाती हैं, वहां कोई ये पता नहीं लगा सका, और विदेशों में इसको लेकर काफी आलोचना प्रत्यालोचना हो रही है।
लेकिन ये भी राष्ट्र की शक्ति का एक परिचायक है। हम अगर चाहें, परिस्थिति का तकाजा हो और देश के सामने संकटों की चुनौती हो, तो इस देश के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, बड़ी से बड़ी सावधानी बरतने के लिए तैयार हैं। ये उपलब्धि है, इसका समादर होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये आरोप लगाए गए कि राजनीतिक, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये काम किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं 40 साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया, देश के व्यापक स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। तो आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूं या बिठा दिया गया हूं, तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ की बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूंगा? ये गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा। भगवान ऐसा पाप कभी न करे। कोई फैसला गलत हो सकता है, क्या कोई फैसला किसी समय पर किया जाए या न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। 1974 में क्यों किया गया था, हमने नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा, क्योंकि ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और इंदिरा जी उठा सकती थी। बांग्लादेश के निर्माण के समय, बांग्लादेश की मुक्ति के समय हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इंदिरा जी का सम्मान किया, हम लोग भी उसमें शामिल थे, सारा देश साथ था। फिर चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया। हमने इसकी आलोचना नहीं की, हमने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इंदिरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे शब्द थे युग परिवर्तनकारी काम किया है, और अगर हम चुनाव में हारेंगे तो हार जाएंगे। चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, मगर ये देश एक रहे, ये देश गौरव के साथ संपन्न हो, ये देश अपनी सीमाओं को अक्षुण्ण रख सके, ये देश अपनी अनमोल आज़ादी को बचा सके। और केवल एक पार्टी का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। पोखरण में भी मैंने अपने भाषण में शुरू में यही कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, न कोई पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया देश हित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये सवाल उठाया गया, क्या आपने अपने नेशनल एजेंडा में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आपने काम नहीं किया। हमारे नेशनल एजेंडा की काफ़ी चिंता की जा रही है, हम उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर नज़र रखने वाले लोग हैं, जानकर हमें खुशी हुई है। लेकिन उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग अलग हैं उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वो कहेंगे आपका छपा ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि वो छपा ठीक नहीं है। उसमें 3 मुद्दे हैं। सशस्त्र बलों को सुधारना, द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मोरल एंड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज शैल रिसीव अर्ली अटेंशन एंड एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन। इसके बाद के वाक्य में यह कहा गया है कि वी विल एस्टेब्लिश ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसका विवरण दिया गया है। और अंत में यह कहा है, सचमुच में वो पैरा अलग होना चाहिए था तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
Towards that end, we will re-evaluate the nuclear policy and exercise the option to induct nuclear weapons. ये भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल बना ली जाएगी और इस सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा हो कि कल करो तो भी हम ये कहेंगे कि अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी सेनाएं सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण नहीं हुआ है। कोई भी ये अर्थ नहीं निकाल सकता। लेकिन ये अर्थ निकालने का प्रयास हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार विनिमय संभव था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह की मुलाकातें उनकी आयोजित की गई, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो। हम बांग्लादेश की लड़ाई लड़े थे, हम चीन से युद्ध में फंसे थे, हमने पोखरण में परीक्षण भी किया था। ये किया तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक चिदंबरम हमारे राजनीतिक चिदंबरम को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका ये नहीं था। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। मैं उनके बारे में, उन सब के बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा। हमने कुछ फैसले किए जिनका आंशिक रूप से उल्लेख हो चुका है। तो सर साफ कर दिया जाए कि शर्मा साहब दुखद है, दिलों में ये 2 दिन गना जाएगा। इसको सब दुखद में गना जाएगा कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। We are disappointed that US has displayed a lack of appreciation of India's legitimate security concerns. I wish to reiterate government's commitment to engage with all principal interlocutors in a responsible dialogue. We remain ready to discuss and explain our position. Since 11th May, government have taken certain initiatives, which I am going to enlist here. Number one, we are already observing a voluntary moratorium and are ready to consider and discuss converting it into a de jure commitment. Number two, we have volunteered to engage in negotiations on a FMCT. 3, India will undertake stringent export controls on nuclear and missile-related technologies, as well as those relating to other weapons of mass destruction. We had already announced and reiterate our offer to discuss a no first use agreement with Pakistan, and also with other countries bilaterally or in a multilateral forum. अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति चीन के साथ मित्रता के संबंध रखने की है। चीन हमारा पड़ोसी है। दोनों देश एशिया के देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों में परस्पर हो और पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे व्यवहार करें, इस बात की आवश्यकता है। कुछ चिंता की बातें जरूर हैं। सीमा को लेकर, सीमा पर शांति है, हम बातचीत के द्वारा सीमा का प्रश्न हल करना चाहते हैं। बातचीत जारी है, उसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए और सीमा का एक संतोषजनक हल निकालने का प्रयास होना चाहिए।
चीन पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता देता है उससे भी चिंता पैदा होती है, क्योंकि वो सहायता हमारे विरुद्ध काम में आती है। हमारी चिंताओं का भी चीन ध्यान रखे, इस बात की जरूरत है। भारत और चीन मिलकर काम करें, सहयोग से आगे बढ़ें। ये दोनों देशों के हित में नहीं है, एशिया के हित में, सारी दुनिया के हित में है। कुछ वक्तव्यों को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी। कठिनाई ये है कि अगर वक्तव्य गलत रूप में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वक्तव्य है वो उचित स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार मामला है वो सुर्खियां प्राप्त कर लेता है। हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखंड में शांति बनाए रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी की रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ, और मुझे विश्वास है कि जो आज हमारे आलोचक हैं उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद गया था पोखरन, वहां रेडियो धर्मिता भी नहीं थी, कई घंटे थे हम वहां। ये खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है। किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, ये बताने वाला कोई नहीं था। मगर ये खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं। रेडियो धर्मिता का सवाल पैदा नहीं होता। इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। सबके सहयोग से आम समय सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है वो दायित्व मैं एक ऐसी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस दायित्व के निर्वाह के सामने और सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। अब व्यक्ति का, परिवार का, दल का, बिरादरी का, मजहब का सवाल नहीं है। ये देश बहुधर्मी है। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, कल हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए जिस तरह से भड़काने वाला भाषण दिया। वो अपनी जनता को उभाड़ रहे थे, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पड़ोस में भी इतने करोड़ों लोग रहते हैं। उसमें इस्लाम को मानने वाले भी करोड़ों लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, समान अधिकार के उपभोग करने वाले हैं। अब एक जुनून पैदा करने की कोशिश की गई। यहां तो हम सजग हैं, सतर्क हैं, छोटी सी बात हो जाती है, आती है मीडिया में, उसकी चर्चा होती है, और फिर जो बात शुरू करते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये बात ठीक नहीं हो रही है, उसको छोड़ देते हैं।
लेकिन अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर मैं भड़काने लगूं, ऐसा कभी होगा नहीं। और जिस दिन ये करने की नौबत आएगी उस दिन मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस देश की सेवा का अवसर मिला है, उस सेवा का अवसर ठीक तरह से सेवा में लगे और इसमें सबका सहयोग मिले, कि मेरी हृदय की कामना है। पोखरण 1 का मेरा भाषण उद्धृत करते हुए किसी ने कहा था, जब उसमें मैंने कहा था कि वैज्ञानिकों ने और सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब राजनेताओं को अपना काम करना है। तो राजनेता से केवल मेरा मतलब नहीं है, राजनेताओं से मतलब आप सब लोगों से है। अब हम अपने दायित्व का पालन करें, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद।